चलिए जी। वेलकम टू एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट गाइस। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के पहले मैच, एमआई और डीसी के मैच जो हुआ। और ये मैच हुआ हमारे अरुण जेटली स्टेडियम में, दिल्ली में। दिल्ली का होम ग्राउंड था। और एज एक्सपेक्टेड, ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, एक ब्लैक सॉइल पिच दी गई मुंबई को। और टॉस जीत के दिल्ली ने मुंबई को बैटिंग करने के लिए बुलाया। और फिर उसके बाद मुंबई किस तरह से गई, ये स्कोर कार्ड तो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, बट हम फेज बाय फेज अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे इत्मीनान से। सबसे पहले आ जाते हैं यार पावर प्ले में। तो पावर प्ले जब शुरू हुआ तो पहले ओवर के बाद तो लगा कि चलो थोड़ा, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड विकेट, इट वुडंट बी अ 200 टू 20 विकेट, बट इट कुड बी लाइक अ 180 टू 200 विकेट। क्योंकि उसके बाद हमने ये देखा कि जब लेंस पकड़ के मुकेश कुमार ने बॉलिंग की, तो एक ही ओवर में दो विकेट्स मिले, रायन रिकल्टन एंड देन तिलक वर्मा। तो वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम लैग हुआ, फिर रीबिल्ड करना पड़ा। इनिंग्स थोड़ी स्लो डाउन हो गई। और उसके बाद पावर प्ले में बहुत ज्यादा स्कोर मैनेज नहीं कर पाए। इट वाज जस्ट 41 फॉर 2 फॉर मुंबई इंडियंस। एंड ये जो मतलब बेसिकली इनिंग्स थी, उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि बहुत अच्छे स्मार्ट बॉलिंग चेंजेस। पहला ओवर मुकेश करते हैं, दूसरा ओवर इंगिडी करते हैं, तीसरा ओवर फिर से मुकेश करते हैं जिसमें उनको दो विकेट मिलती है, चौथा ओवर फिर इंगिडी नहीं आते हैं, चौथा ओवर में आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के ओवर में सिर्फ 5 रन जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके कोई और बॉलर आते हैं, आई थिंक, आई एम नॉट लाइक रिमेम्बरिंग। अगर हम मैच फ्लो में जाएं तो पता चलेगा कि किसका कौन वो ओवर आता है। आई थिंक, लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा देखना मुश्किल हो रहा है, बट फिफ्थ ओवर अगेन किसी, लाइक आई आई डोंट थिंक मुकेश ने किया था। आई थिंक फिर वो, हाँ, मुझे अभी याद आया, विपराज युवराज निगम से निगम। उन्होंने करवाया। हम्म। विपराज निगम ने फिफ्थ ओवर किया। एंड देन उसके बाद वो वापस गए टू निगेडी फॉर द फाइनल ओवर ऑफ द पावर प्ले। तो एक तो उनके पास बहुत अच्छा डिस्पोजल है ऑफ टू यूज सच काइंड ऑफ बॉलर्स, राइट। ये एक वो हुआ। एंड देन फिर उनके पास सेकंड ये मतलब अच्छा मतलब वो था कि प्लान्स और बॉलिंग चेंजेस बहुत स्पॉट ऑन थे। कोई भी बॉलर उसके बाद आया है बहुत ज्यादा रन नहीं गए। पहला ओवर अगर मैं विपराज निगम का रिकॉल कर पा रहा हूँ तो 8 या 9 रन ही गए उनको। ठीक है, जबकि मतलब उनको मारने की कोशिश की, बट एक लेंथ से बॉल। और मैक्सिमम बॉलर्स की अगर मैं देखूं आज आपको एक ये दिखाता हूं मैं स्टैट्स में जाकर के। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो आप देखिए अक्षर पटेल और मुकेश कुमार जो स्टैंड आउट बॉलर्स रहे हैं फॉर दिल्ली कैपिटल्स, इनकी मैक्सिमम अगर ग्रुपिंग देखें फॉर टू लेफ्ट हैंडर्स और राइट हैंडर्स हैज बीन इन दैट गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ एरिया। अगर स्लोअर कर रहे थे तो ही फुल जा रहे थे। तो एक्सीलेंट कंट्रोल एंड प्लान्स, एंड उस हिसाब से इन्होंने विकेट्स भी प्रोवाइड किए अपने टीम के लिए। तो ओवरऑल ऐसा मेरा असेसमेंट रहा कि it's not only that they have a very good bowling lineup, but they have a captain like Akshar Patel who has an excellent game awareness or reading of the game. हाँ जी, मुझे लगा आप उनके बताएं पहले। पावर प्ले प्लान्स काफ़ी अच्छे थे। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अक्षर पटेल का मैचअप काफ़ी अच्छा है रोहित शर्मा से। मतलब इसकी बात ज़्यादा होती नहीं है, बट मैं इनके स्टैट्स देख रहा था और रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल के अगेंस्ट 108 बॉल फेस किए और उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है। आप मानेंगे नहीं, 94 का स्ट्राइक रेट है अक्षर पटेल के अगेंस्ट। और 4 बार ही डिसमिस हुए अक्षर पटेल के हाथों। तो काफ़ी अच्छा एक मैचअप भी है, उसका बखूबी इस्तेमाल किया। एनीवेज अक्षर पटेल काफ़ी अच्छे बॉलर है। अब मुझे ये स्टैट याद नहीं है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, और जहाँ तक मेरे को याद है लास्ट 2 सीजन से पहले तक अक्षर पटेल का रिकॉर्ड था कि वे आईपीएल में सबसे कम छक्के खाने वाले स्पिनर थे। मैं चेक करके आपको अगले वीडियो में हमारे बताऊंगा कि ये स्टैट सही है कि नहीं। बट आप देखें कि अक्षर पटेल की क्या एबिलिटी है। मतलब बीइंग अ स्पिनर ही गोज फॉर वेरी लेस सिक्सेस। और साथ में अच्छी बिल्कुल। टाइट बॉलिंग डालते हैं राइट हैंडर्स को। तो
वो करते ही हैं ट्रबल। लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो लपेटे में आ जाते, लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी डिसेंट प्लान्स हैं उनके पास। बॉल ड्रिफ्ट करते हुए लेफ्ट हैंडर से दूर निकालते हैं, अपने राउंड आर्म का यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो प्लान्स मेरे को उनके काफ़ी अच्छे लगे। साथ में कैप्टेंसी का सेकंड सीजन है तो कैप्टेंसी भी उनकी निखर के आ रही है। अच्छे बॉलिंग चेंजेस, कभी भी मुंबई बैट्समैन किसी को भी सेटल नहीं होने दिया और उनको फोर्स कर दिया कि एक रिस्ट्रिक्टेड कंसोलिडेटेड इनिंग्स खेले। और उसके रहते मेरे को लगता है कि टोटल उनका थोड़ा सा कम रह गया एंड में। जी बिल्कुल, मतलब और बहुत सारे उनके जो चेंजेस थे वो थोड़े अटपटे लगेंगे आपको। मुकेश कुमार जो बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने पावर प्ले में, आई थिंक उनका देखिए डॉट बॉल्स देखिए आप मुकेश कुमार के 10 डॉट बॉल्स, ठीक है? और 10 डॉट बॉल्स के बावजूद भी 11वें 12वें ओवर के बाद उनको भी लेके इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं उन्होंने। उन्होंने फिर उसके बाद पावर प्ले के बाद सिर्फ उनको एक ओवर डेथ में दिया है। उसके बाद उन्होंने उनको डाला ही नहीं, उनको ओवर ही नहीं करने दिया। वहां पे वो विपराज निगम को एक और ओवर दिया उन्होंने, और विपराज निगम में उसी ओवर में शर्फेन रदरफोर्ड को आउट कर दिया था। शर्फेन रदरफोर्ड का विथ अगेंस्ट स्पिन उनका मैचअप है कि उनका बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न्स नहीं है स्पिन के अगेंस्ट। स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है उन्होंने। तो ये जो एक गेम अवेयरनेस है, हर प्लेयर के अगेंस्ट एक प्रॉपर प्लानिंग है, ये अक्षर पटेल को दाद देनी पड़ेगी, उनको देना पड़ेगा कि ही इज नॉट ओनली अ वन ट्रिक पोनी, एंड बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये मोस्टली इंडियन बॉलिंग लाइनअप है, तो उनको कम्युनिकेशन भी करने में काफी आसानी रहती है। आई थिंक ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स से यही, आई थिंक उनकी पर्सनालिटी को देखे, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे जो फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव मुझे लगता है ऐसा कि मे बी उनका कम्युनिकेशन उतना अच्छा जाता नहीं है टू फॉरेन प्लेयर्स रादर देन इंडियन प्लेयर्स। इंडियन जो प्लेयर्स जिनको उनको कॉन्फिडेंस है उनको, सबको मैंने देखा, सब लोग अपने हिसाब से बॉलिंग के चेंजेस कर रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट अपने हिसाब से कर रहे हैं। हर एक बॉलर को उन्होंने बैक किया कि तुम अपने हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट्स करो, किस तरह की बॉलिंग डालना चाहते हो, और किस तरह के प्लान से उनका एक बस ब्लूप्रिंट वो चला रहे थे पीछे से। तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद हिज कैप्टेंसी एंड द वे ही रन्स द गेम। वापस से मैं एक बार थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, मिडिल ओवर्स में आ जाता हूँ, थोड़ा मैं मिडिल ओवर्स हाईलाइट करता हूँ, फिर मैं आपके ओपिनियंस की तरफ आता हूँ प्रणव। ये सेकंड, जब वो दूसरे फेज की बात करें, हम लोग दूसरे फेज पे अगर हम लोग आ जाएं, यहाँ पे सीधा चलते हैं हम अपने मैच फ्लो में, और ये अगर आप देखें तो जो मिडिल ओवर्स है उसमें काफी अच्छा रिबिल्ड किया। 8 ओवर्स होते हैं 7 to 15, उसमें 83 रन गए। मेनली क्रेडिट टू सूर्य कुमार यादव, बहुत ही ब्रिलियंट थे आज वो। और अगर मैं आपको फिर से वहां पे इनके परफॉर्मेंसेस के रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं, और अगर रिपोर्ट कार्ड में आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, और एक चीज में अच्छी इंटरेस्टिंग लगेगी। सॉरी, मैं गलत वो पे चला गया, स्टैट्स पे ही है। स्टैट्स पे अगर मैं नीचे आके आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक वैगन व्हील है, इंटरेस्टिंगली आप देखिए ये जो सूर्य कुमार यादव की एक, मतलब मुझे लगा कि आप ये थोड़ा सा ये अपने जो कवर्ड, मतलब ओवर कवर जो अपने वो लॉफ्टेड ड्राइव्स खेलते थे ना, टू ऑफ स्पिनर्स और जो भी है, थोड़ा कम हो गया है, मतलब मोस्टली ऑन साइड डोमिनेटेड प्ले हो गया है। हालांकि उसके साथ भी वो काफी इफेक्टिव लगे। आप देखिए उनका कंट्रोल परसेंटेज देखिए, ही वाज वेरी गुड विद द स्वीप अगेन, जो कि वो करते ही हैं हमेशा। उनका स्वीप तो काइंड ऑफ फॉरवर्ड डिफेंस की तरह है। आज केविन पीटरसन ने भी बोला अपने आज ब्रॉडकास्ट करते हुए, और ये जो प्रॉपर मुझे लगा कि काफी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की। बट जब वो सेट हो गए, सेट होने के बाद वो फिर 36 बॉल 51 की जगह अगर वो 35 बॉल पे 50 कर चुके थे, तब अगर वो थोड़ा और देर रहते तो ये 162 वो पक्का 180 हो जाता। बट ये बहुत अच्छा एक इनिंग्स खेला उन्होंने। मुझे लगा कि उन्होंने ही पूरा इनिंग्स को बांध के रखा था, और कोई प्लेयर तो वाज नॉट एबल टू गेट ऑफ द हुक एट ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंट बॉलिंग बाय रेस्ट ऑफ द बॉलिंग एज वेल ऑफ डीसी। तो ये मुझे लगा, तो ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर दिया जो मुझे लग रहा है। तो आपको क्या लगा प्रणव, और क्या लगता है आपको, ये मतलब ये एक समथिंग टू नोटिस, और कि दैट ऑफ साइड प्ले ऑफ सूर्य कुमार यादव हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली? आई थिंक हो सकता है इनको थोड़ा सा ट्रॉमा आ गया। आप अगर थोड़ा सा याद करें 2022 में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट जिस तरह आउट हुए थे, आदिल रशीद ने इनको वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाली थी और वही अपना पेट शॉट जो आप कह रहे हैं,
कवर के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव वो खेलने गए थे और डीप में कैच आउट हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया का अच्छा टोटल नहीं बन पाया था। तो क्या पता उनके माइंड में ट्रॉमा है, बट मतलब जोक्स असाइड, हाँ थोड़ा सा चेंज है। स्पिनर के अगेंस्ट मेनली स्वीप शॉट के थ्रू टारगेट करते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हिट कवर ड्राइव्स। मुझे याद आ रहा है कि बीच में इनको एक दो सीजन दिक्कत ये हुई थी कि स्पिनर्स ने इनको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप से गुगली डालना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे दो तीन डिसमिसल याद है, एक चहल के अगेंस्ट और एक बिश्नोई के अगेंस्ट, जहाँ ये एकदम बीट हो गए थे, चारों चारों थाने चित हो गए थे और बोल्ड हो गए थे उन डिलीवरीज पे। क्या पता उसको काउंटर करने के लिए ही हैज फोकस मोर ऑन द स्वीप शॉट इंस्टेड ऑफ द लॉफ्टेड कवर ड्राइव। बिल्कुल। हाँ, इंटरेस्टिंग टेक है आपका। मैं आई विल गो बैक एंड लुक एट इट कि कितना मतलब ये असेसमेंट सही रहा आपका। बट ये उसके अलावा आपको क्या लगा फिर? फिनिश तो फाइनली मतलब आप देखें तो 38 for 1 इट वाज नॉट अ वेरी गुड थिंग। लास्ट 5 ओवर में सिर्फ 38 रन बने। फिनिशिंग अच्छी हो नहीं पाई, बट रादर मुझे नटराजन की भी बॉलिंग अच्छी लगी। तो डाउन टू दैट आपको क्या लगा फाइनली जब 162 का स्कोर हुआ था हाफ वे स्टेज पे? तो क्या लगा आपको कि स्ट्रगल करेगी डीसी गिवन दैट द लास्ट मैच में वो मतलब फंसे थे मतलब? आई थिंक जब इनिंग्स खत्म खत्म हुई तो ऑनेस्टली लुकिंग एट, मतलब जो उनकी जब फिनिशिंग फेज था तो उनके काफ़ी विकेट्स गिर गए थे। मिचेल सैंटनर और कॉर्बेट बॉस ने लास्ट ओवर खेला था, एंड आई थिंक दे वर मिसिंग द पावर ऑफ हार्दिक पांड्या, एंड ऑल्सो दे वर मिसिंग, आई फेल्ट, विल जैक्स। अगर वो दोनों रहते थे एंड में तो मेरे को लगता है कि थोड़े 20 रन और कम से कम बन सकते थे और उनके लिए थोड़ा एक और फाइटिंग टोटल होता। बट मतलब टोटल जितना बना वो सिचुएशन के मद्देनजर रखते हुए, जब उनके मेन जो बैटर थे सूर्य कुमार यादव, वो जस्ट जब फाइनल फेज स्टार्ट हुआ से जस्ट पहले आउट हो गए थे, तो मेरे को लगा वो क्रूशियल विकेट था एक दिल्ली के लिए, और उसके बाद वो मोमेंटम वो क्रिएट कर नहीं पाए एंड में। बिल्कुल। तो आ जाते हैं फिर उसके बाद फेज वाइज अगर आप चले तो डीसी के तरफ। डीसी का आप स्कोर कार्ड थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप डीसी के तरफ चले तो फिर से उनका सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रहे यहाँ पे। थोड़ा लैक ऑफ फॉर्म तो बोल नहीं सकते केएल राहुल का। आई एम वेरी श्योर ही विल गेट बैक टू हिज फॉर्म, बिकॉज ये तो पहली बॉल पे चले गए, या तो फिर अभी आज अनलकी सा डिसमिसल हो गया उनके साथ। बट मोर और लेस आज पैथम निसांका ने मतलब अच्छा किया। 7 for 2 हो गई थी। पहले 2 ओवर्स में दीपक चहर के भी रन नहीं आए, एक ओवर बुमराह ने किया, उनपे भी रन नहीं आए। बट फिर आई थिंक पैथम निसांका ने अगेंस्ट शार्दुल अपनी मतलब जो कसर बाकी रह गई थी शार्दुल के अगेंस्ट निकाल ली। शार्दुल को 14 रन का ओवर पड़ा। उसके बाद फिर जो भी चेंजेस किए सूर्य कुमार यादव ने, सबको रन पड़े हैं। कॉर्बिन बॉश आए, कॉर्बिन बॉश को रन पड़े। फिर उसके बाद फाइनली मिच सैंटनर ने कंट्रोल दिखाया एंड देन फिर निसांका का विकेट लिया। बट आई थिंक ही डिड हिज पार्ट इन द पावर प्ले। क्या लगता है आपको? आई थिंक हाँ, उनका निशंका की अच्छा बैटिंग थी। उससे पहले मैं थोड़ा सा जाऊंगा, केएल राहुल और दीपक चहर का एक इंटरेस्टिंग मैचअप है। आपको क्या पता है कि आज से पहले दीपक चहर ने कभी डिसमिस नहीं किया था केएल राहुल को, जबकि केएल राहुल एक ओपनिंग बैट्समैन है और दीपक चहर ओपनिंग बॉलर है। दीपक चहर का इनफैक्ट फर्स्ट ओवर में रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट ओवर में उनके हम्म। 16 विकेट्स हैं आईपीएल में। हम्म। आई थिंक दैट्स द थर्ड हाईएस्ट। और मतलब ओके। काफी अच्छे स्टार्टिंग के बॉलर। और केएल राहुल ज्यादातर ओपनिंग करते हैं, उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आज से पहले 160 रन बनाए थे दीपक चहर के अगेंस्ट और पहली बार डिसमिस हुए हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा अनलकी रहे, शायद लॉ ऑफ एवरेजेस उनके साथ कैचअप कर गया। तो अनलकी है, हम मतलब असेस नहीं कर सकते इस मैच में भी। मतलब डाउन द लेग साइड एक ट्रायंगल हो गया पिछले मैच में शमी के अगेंस्ट। आई थिंक फर्स्ट बॉल पे उनका जो खेलने का आइडिया था वो सही था। हम शामी को यूजुअली देखते हैं कि सीम की पोजीशन चेंज करके वो अगर अपनी सीम सही रखते हैं और बॉल की सीम की पोजीशन चेंज करके स्विंग कराते हैं। बट हमने देखा था लास्ट मैच में एक नई डिलीवरी डाली थी उन्होंने कि अपनी रिस्ट को ही ब्रेक कर दिया था। इसे 90 डिग्रीज से उन्होंने फर्स्ट बॉल डाली, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा आउट स्विंग मिला था और केएल राहुल का एज लग गया था। तो दो बार अनलकी रहे, बॉलर्स भी उनके अगेंस्ट अच्छे प्लान लेके आए हैं। तो लेकिन अच्छे बैट्समैन है, रिकवर करेंगे, मेरे को लगता है कि रन बनाना स्टार्ट करेंगे। और जो राहुल नहीं कर पाए, मेरे ख्याल से निशंका ने काफ़ी अच्छा किया। थोड़ा सा जो पावर प्ले में डीसी फंस रहे थे, और जो फिफ्थ और सिक्स्थ ओवर था उसमें शार्दुल ठाकुर आए, तो फिफ्थ और सिक्स्थ बॉलर में माफ़ कीजिएगा, शार्दुल ठाकुर और कॉर्बिन बॉस जब आए तो उनको अटैक किया, उनके अगेंस्ट रन किए। और फिर से एक जब समीर रिजवी आए तो उनके लिए कवर हो गया काइंड ऑफ। वो अपनी इनिंग्स की स्टार्टिंग में इतना तेज़ नहीं खेल रहे थे। आई थिंक आप अभी आगे मिडिल ओवर्स की बात करेंगे तो आप उनके स्टैट्स हाईलाइट करेंगे कि पहली स्टार्टिंग की बॉल्स में उनके स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था। तो उस टाइम पे निशंका ने काफ़ी अच्छा कवर किया उनको। तो अब आगे चलते हैं मिडिल ओवर्स के फेज में।
जी, तो एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। 9 बॉल में 3 रन था, फिर भी लास्ट मैच में भी उनका वही सिमिलर हालत थी। तो यहाँ पे अगर फिर से मैं एक थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, पीछे जाऊंगा मैं, पीछे लास्ट पिछले मैच की एक बात हाईलाइट करूंगा कि दोनों की मतलब जो पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट है दोनों टीम्स के, वो मोर और लेस सिमिलर है। हम्म। ठीक है, डिफरेंस इज द स्पिनर ऑलवेज। मतलब एलएसजी के अगेंस्ट भी आप देखें, एलएसजी की सीम बॉलिंग बहुत अच्छी रही, अपार्ट फ्रॉम आंड्रिक नॉटिये, जो 3 इंडियन पेस बॉलर्स ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी, फंसा दिया था बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे भी पेस बॉलर्स ने बांध के रखा था, बहुत ज्यादा ऑफ द हुक तो नहीं जाने दिया उनको। बट जब वो आफ्टर द पावर प्ले, जो मिडिल ओवर्स का फेज है, उसमें जब आए हैं कॉर्बिन बॉश, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकुर हो, या आपके मिथ सैंटनर ही थे जो थोड़े कंट्रोल में थे, बाकी सबको दे वर जस्ट टेकन अपार्ट लाइक नथिंग। तो मैं एक और भी मतलब इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको ऑफ एयर भी बता रहा था, मैं वही फिर से आप यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा ऑडियंस के लिए भी, कि यहाँ पे जब हम लोग ये पार्टनरशिप की तरफ देखेंगे, देखिए ये और एक बहुत ही अच्छी बात है, ये आप देखिए कि ऑल राउंड द ग्राउंड इनके शॉट्स कितने हैं। इज जस्ट अ वेरी गुड 360 डिग्री प्लेयर। उन्होंने, उनके पास सारे शॉट्स है समीर रिजवी के पास। वो पीछे नीचे बैठ के जो अपना अपर कट भी खेल लेते हैं, वो पीछ यहाँ के बॉल को लॉफ्टेड, मतलब लेग साइड, एकदम मतलब लेग साइड पे जा सकते हैं, ऑन ड्राइव भी अच्छा खेलते हैं, स्ट्रेट भी मार सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कवर्स और जो लॉन्ग ऑफ के रीजन से भी वो करते हैं, तो दैट शोज दैट ही इज अ वेरी ऑल राउंड प्लेयर। और दोनों बार टफ पिचेस में मतलब एक डिफिकल्ट पोजीशन से बेल आउट किया है दिल्ली को दोनों बार, और 2 टाइम्स मैन ऑफ द मैच विनर। एक तो बहुत ही अच्छा प्लेयर मिल गया डीसी को। आप अगर बताइए, अगर आज हम लोग हमने भी प्रीव्यू किया है, कितने लोगों की प्रीव्यूज हमने देखी है, कितने एक्सपर्ट्स को हमने सुना है, क्या किसी के भी ख्याल में समीर रिजवी थे एज अ लाइक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फॉर दिल्ली? बिल्कुल नहीं। आई थिंक हम भी जब ऑरेंज कैप की कंटेंडर्स की बात कर रहे थे तो हम दोनों ने केएल राहुल को चुना था, तो उनके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा था। और आप देखिए जब इम्पैक्ट सबस की लिस्ट आती है तो लोग डेफिनेटली सोचेंगे बाय डिफॉल्ट कि उनकी जगह आशुतोष शर्मा को पिक करेंगे एज एन इम्पैक्ट सब। बट दोनों मैच में बिल्कुल। समीर रिजवी को लेके आए हैं और उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया। मेरे को लगता है अब उनको इम्पैक्ट सब की लिस्ट से बाहर आके प्लेइंग 11 में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो भाई आ तो फर्स्ट सेकंड ओवर में ही जाते हैं। तो अगर नंबर 4 की जगह नंबर 3 पे खेल रहे हैं और थोड़े से नीतीश राणा को वो इम्पैक्ट सब की लिस्ट में डाल दें, तो क्या वो डीसी के लिए बेटर होगा, क्योंकि वो उस केस में आशुतोष शर्मा की फिनिशिंग पावर को भी यूज कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। मुझे मुझे लगा, मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में कि बिल्कुल सही, क्योंकि नीतीश राणा तो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ शॉट्स नजर आए दो मैच में, बट आई थिंक स्टिल दे विल गिव हिम सम रन, बिकॉज हेमंग बदानी को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा यार, इनके कोच हेमंग बदानी है, इंडियन प्लेयर्स को बहुत इन एंड आउट जानते हैं, और ये मतलब उनका बेस्ट निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि इंडियन प्लेयर्स ना इंडियन कोच के अराउंड उस सेटअप में ना, दे कैन ओपन अप टू सच कोचेस। और यहाँ पे हेमंग बदानी की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने मेंटर किया है, और ये जो कोर ऑफ जो इंडियन प्लेयर्स है, आई थिंक डीसी इज ऑल्सो वन ऑफ दोस लाइक जिनको जरूरत भी नहीं है, मतलब पूरा मतलब 4 ओवरसीज खिलाने की जरूरत भी नहीं है इनको, राइट। और फिर भी ये बहुत ही मतलब शानदार तरीके से करते हैं, क्योंकि इनके पास इतना अच्छा एक इंडियन कोर इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो क्रेडिट टू हेमंत बदानी एज वेल। और नीचे जाऊंगा, एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको, अगर आप हम लोग दिल्ली कैपिटल्स की देखें, तो समीर रिजवी की एक कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं देखता हूँ, कि जब वो स्टार्टिंग में आते हैं और देखते हैं कि कंडीशंस थोड़ी वो है, और वो पहले ना कुछ टाइम लेते हैं, एंड देन फिर वो एनालाइज करते हैं कि किस बॉलर को मैं पिक कर सकता हूँ। मुंबई इंडियंस की लाइनअप कोई हल्की बॉलिंग लाइनअप नहीं है। हमने भी डिस्कस किया था अपने प्रीव्यूज में कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स आफ्टर डीसी, प्रॉब्ली ओनली चैलेंज्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स, उसके बाद तो सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप तो इनकी ही है। तो कैसे इन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से हैंडल किया। आप देखिए जब पावर प्ले में 2 विकेट्स गिर गए थे, क्लियर कम्युनिकेशन था कि निसांका विल टेक ऑन दी बॉलिंग, 26 बॉल 38 फ्रॉम निसांका। वहां पे जब सिर्फ 23 बॉलों में 25 रन बनाए समीर रिजवी ने, और दैट टाइम में भी उन्होंने जस्ट कैलकुलेट किया बैड बॉल्स अगर मिले तो ही उनको मारा। उसके बाद जो वो एक्सप्लोड किए हैं जब मिलर के साथ है, 11 बॉल 11 रन, तो आप देखिए कि
कोई भी मतलब किसी के लिए बहुत आसान नहीं था मारना। और उस पिच पे समीर रिजवी हैज स्कोर्ड 28 बॉल्स में 65 रन्स। और जो उनके कुछ कुछ शॉट्स जो आप भी देख के मतलब आपकी भी जॉ ड्रॉप हो गई थी, मैं देख रहा था प्रणव की जिस तरह के शॉट्स खेले हैं उन्होंने यार, मतलब आई थिंक क्या बोलूं मैं, पेस हो, स्पिन को तो यार बहुत ही अच्छा खेलते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन दैट आई हैव सीन फॉर इंडियन टैलेंट कमिंग थ्रू आईपीएल। बहुत ही अच्छा खेलते हैं, क्योंकि पेस को तो आजकल सभी अच्छा खेलते हैं, बट इनके पास वो एबिलिटी है यार कि ये बहुत ही, क्या बोलूं मैं, ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा पैकेज मिल गया है इंडियन इंडियन मतलब टीम को भी। आई थिंक कि आगे जाके मे बी अगर ये बहुत ही फ्रूटफुल सीजन रहता है तो ये एक बैकअप ऑप्शन की तरह हो सकते हैं। हालांकि अभी तो मतलब थोड़े दूर ही रहेंगे, बिकॉज श्रेयस अय्यर भी बाहर है टीम से। बट फिर मैं आपके पास आऊंगा यार, आप बोल रहे थे कि समीर रिजवी बहुत इंप्रेसिव लगते हैं आपको भी। हाँ जी, इम्प्रेसिव तो लगते हैं। और अगर टीम में जगह की बात करें तो भाई जितने बैट्समैन अभी मिडिल ऑर्डर में हैं इंडिया के पास, तो मुझे लगता है इंडिया की पहले एक टीम है, उसके बाद इंडिया ए टीम बनेगी, फिर इंडिया बी टीम अगर बनेगी तब वो आ सकते हैं। तो इतने रिसोर्सेस हैं अभी इंडिया के पास, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं और इनके ऊपर बट नंबर 4 में कौन लगता है आपको, अगर मतलब मैं एक और टीम बनाते हैं, अगर पहले ये एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा फन रहेगा आई थिंक फॉर द व्यूअर्स एज वेल, बिकॉज मैच तो यार काफी इजीली जीत गए दिल्ली। उसके बाद मतलब आफ्टर दैट देयर वाज नथिंग लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम बुमराह। अगर हम जाएं वापस मुंबई इंडियंस के वो पे, बुमराह इज द ओनली प्लेयर आई थिंक हु हैज गॉन फॉर लेस देन 6 रन्स। तो भाई वो तो बुमराह है भाई, उसके अलावा तो कोई और मतलब मुझे लगा नहीं कि थोड़ा भी मतलब चांस दिया किसी ने। आई थिंक जो कंट्रोल था वो सिर्फ ये तीन बॉलर्स के पास था, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सैंटनर। इनके पास ही कंट्रोल था। उसके अलावा बाकी तीनों बॉलर, अगर आपके एक बॉलर का ऑफ डे होता है देन यू कैन हैंडल इट, बट ये तीन बॉलर्स का ऑफ डे था, तो तीनों बॉलर्स को बहुत ज्यादा मार पड़ गई, तो बिल्कुल ही वो कुछ कर नहीं पाया। फाइनली इजिली चेज डाउन कर दिया समीर रिजवी की अगेन ब्रिलियंट इनिंग्स, बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस, बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच इन 2 मैचेस। एंड मुझे लग रहा है दिल्ली बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है। एंड आई एम थिंकिंग मेरा प्रिडिक्शन काफी ऑन ट्रैक है ऑफ द टॉप 4। हाँ जी, मैं भी एग्री करता हूँ। समीर रिजवी की फॉर्म जब तक चल रही है मेरे ख्याल से उस पर कैपिटलाइज करके डीसी और मैचेस जीत सकते हैं और काफ़ी एक हेड स्टार्ट दे सकते हैं प्लेऑफ्स की रेस में। और सेकंड हाफ में हम देखते हैं काफ़ी चीज़ें चेंज होती है, कुछ इंजरीज होती हैं, कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं, कोई दूसरी टीम टैक्टिक्स ढूंढ लेती है आपके बैट्समैन के अगेंस्ट। तो जब तक वो नहीं होता तब तक एक तरह से गोल्डन गूज है उनके लिए समीर रिजवी। तो उनको जितना यूज़ करेंगे मेरे को लगता है वो फटाफट ये चेंज करें, उनको ऑर्डर में और ऊपर लाएं नीतीश राणा की जगह पे, और फिर और मैचेस जीत के अपनी एक हेड स्टार्ट वो बनाएं डीसी, मुझे ऐसा लगता है। और एक और मतलब चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रणव, आपको क्या लगता है कि बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट जब आएगा तो क्या पिचेस और थक के स्लो होंगी, कि आपको लगता है कि जैसा हमने वर्ल्ड कप में देखा कि स्टार्टिंग में तो कॉम्पिटिटिव पिचेस थी बट बाद में फ्लैटन आउट हो गई, तो अगर फ्लैटन आउट हो जाती है तो देन फिर ये तो भाई फिर बैटिंग वर्सेस बैटिंग हो जाती है मोस्टली। अच्छे बॉलर्स भी मतलब आप कितना ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आपने देखा कि इंडिया की बॉलिंग तो इंग्लैंड से बेटर थी, लेकिन वानखेड़े की उस पिच पे तो इंग्लैंड भी काफी क्लोज आ गई, जस्ट 7 रन से आ रहे थे, बिकॉज हमारे पास जसप्रीत बुमराह है। तो क्या लगता है आपको, मैं आपके ये मतलब फाइनल थॉट्स लेना चाहूंगा बिफोर वी ट्राई टू हैव दैट एक्सरसाइज ऑफ गेसिंग डिफरेंट इलेवेंस ऑफ इंडिया। आई थिंक पिचेस को लेके जो वर्ल्ड कप का सिनेरियो था वो ये था कि हम फरवरी से मार्च में ट्रांजिशन कर रहे थे और एकदम फ्रेश स्टार्ट ऑफ द सीजन विकेट्स थी। तो जब ठंडी से गर्मी में ट्रांजिशन कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा थोड़ा सा विकेट्स फ्लैटन हुई, और विकेट्स में लेकिन मॉइस्चर होता था तो अच्छी होती थी बैटिंग के लिए। अब हम देखेंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, अप्रैल का महीना आएगा, मई का महीना आएगा, मई के एंड तक आते आते हम आईपीएल के बैक एंड की बात कर रहे होंगे, तो तब तक आप सोचिए कि गर्मी कितनी बढ़ जाएगी, विकेट्स के ऊपर धूप लगेगी, गर्मी आएगी, तो उसके बाद विकेट स्लो और ज़्यादा कंड्यूसिव टू टर्न हो जाएंगी एट दी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। सो तब भी मेरे को लगता है कि समीर रिजवी इतना अच्छा खेलते हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो उनको तो फायदा ही है, बाद में स्पिनिंग विकेट होगी तो फिर और अच्छा खेल के दिखाएंगे। हम्म, हो सकता है। लेट्स होप कि मतलब पूरी तरह से फ्लैट आउट ना हो। जनरली तो यार इंडियन विकेट्स आईपीएल में ये लोग काफी फ्लैट ही रखते हैं। तो हालांकि मैं ये बोलना चाहूंगा फाइनली कि मुझे ये 160 टू 200 तक के जो पिचेस हैं
या 160 टू 180 वाले मैचेस बहुत वे मोर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देन फ्रॉम दैट अल्ट्रा हाई स्कोरिंग मैचेस 250 प्लस स्कोर वाले। तो दैट्स माय ओपिनियन। अच्छा चलिए जी, अब हम थोड़ा सा फन करते हैं, एक फन सेगमेंट करते हैं। अब फन सेगमेंट में इस बार गाना तो नहीं है मेरे पास, पर अब ये फन सेगमेंट हम लोग करेंगे गेस सेकेंड 11 ऑफ द, जो अभी के टीम में नहीं है। ठीक है, वो हम 11 जज करेंगे कि किसको रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए, मतलब पहले मैं चूज करता हूँ, देन फिर सेकंड आप चूज कीजिए, वैसे तरह से चलते हैं ऑल्टरनेट। ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैं पहले जाऊंगा यार। ओपनर मेरे लिए यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहे हैं अभी। आई थिंक हम्म। यशस्वी जायसवाल इज नॉट इवन इन द स्क्वाड, राइट? मतलब नहीं हम्म। थे वो T20 हम्म। के स्क्वाड में भी नहीं थे, तो यशस्वी जायसवाल ओपनर पहले मेरे लिए। ठीक है, तो नंबर 2 पे उनके नॉन स्ट्राइक पार्टनर मैं प्रियांश आर्या को रखना चाहूंगा। प्रियांश आर्य, इंटरेस्टिंग चॉइस। तो मतलब आप वैभव सूर्यवंशी को नहीं रख रहे, अभी आप थोड़ी प्रियांश एज में आर्य को रख एज रहे हैं। में कम है थोड़ा, अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाए, एक दो रणजी रणजी के एक दो सीजन खेल लें, फिर उसके बाद में तो टीम में रणजी लाएं। तो यार प्रियांश आर्य ने भी नहीं खेली, वो तो दिल्ली प्रीमियर लीग से आए हैं, उन्होंने कौन सा रणजी खेल लिया। हाँ, बात तो आपकी सही है, बट देखते हैं, अभी अभी के लिए मैं प्रियांश आर्या को रखना चाहूंगा। ठीक है, प्रियांश आर्य, गुड चॉइस। यू वोंट गो विद प्रभ सिमरन फॉर द लेफ्ट राइट? नहीं, क्योंकि कीपर मेरे पास ऑलरेडी है साइड में, वो ओके, नीचे आएंगे तो ऑर्डर में। अच्छा अच्छा, तो ठीक है फिर पहले वो हो गए, दूसरे प्रियांश आर्य हो गए, तीसरा मुझे चुनना है। आई विल गो विद श्रेयस अय्यर एंड ही विल बी द कैप्टन। बहुत बढ़िया, तो नंबर 4 पे अभी हम सेकंड टीम बना रहे हैं, तो नंबर 4 पे अगर मैं याद करूँ कौन कौन है हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं, एक रियान पराग हैं, ध्रुव जुरैल हैं, और पंजाब में से तो श्रेयस अय्यर आपने पिक कर लिए हैं, और क्या सीएसके में आयुष मात्रे हैं, शिवम दुबे हैं। शिवम दुबे तो ऑलरेडी खैर साइड टीम का हिस्सा हैं। और कौन है जिनको टीम में जगह नहीं मिल पा रही है? तो अगर मैं रिसेंसी बायस बोलिए, बट समीर रिजवी अच्छे कैंडिडेट लग रहे हैं मुझे उमरकोट के लिए। अच्छे लग रहे हैं, बट उनसे ऊपर मैं अभी फिलहाल के लिए ध्रुव जुरैल को रखना चाहूंगा। ध्रुव जुरैल, इट बी ही बिकम्स योर कीपर एज वेल नाउ। नहीं, कीपर हैं, कीपर उनके बाद में जितेश शर्मा भी आएंगे मेरे लिए फिनिशर रोल में, तो वो रहेंगे मेरे लिए कीपर, तो अभी ध्रुव जुरैल फील्ड में दिखेंगे। अच्छा, तो आपने चुन लिया है इनको। अब मैं नंबर 5 पे जाऊंगा। शशांक सिंह। शशांक सिंह मुझे अच्छे फिनिशर लगते हैं। नंबर 5 पे सॉलिड, मतलब वो है फिनिश करने के नंबर लिए 5 के लिए मैं। अगर मैं एक और कैंडिडेट सजेस्ट करूँ तो आप नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या नहीं, का एक बट अच्छा मुझे, रिप्लेसमेंट है। नहीं नहीं, मैं अभी उनको इस मतलब 11 के नंबर 5 पे नहीं रखूंगा, क्योंकि उनका एंट्री पॉइंट्स अगेंस्ट नहीं, मतलब वो मेरे को उतने एक्सप्लोसिव नहीं लगते हैं, जस्ट लाइक हार्दिक पांड्या। तो अभी भी सिमिलर प्रोफाइल नहीं है। हालांकि दूसरे कोई और वैसे ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या के अलावा हमारे पास ऑप्शन में नीतीश कुमार रेड्डी नहीं है, तो शायद 6 में आप उसको उनको चूज कर सकते हैं। नहीं, नंबर 6। नंबर 6 में मैं जितेश शर्मा को रखना चाहूंगा एज माई फिनिशर एंड कीपर बैटर। ओके, तो नंबर 7 पे आई गेस फिर यही ऑप्शन रह जाता है, नीतीश कुमार रेड्डी। बट देन अगेन फिर ये पे यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है, तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो वो नंबर 8 पे मैं रखना चाहूंगा विपराज निगम को, और नंबर 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी। 6 7 तो डिपेंड हम्म। करता है किसका एंट्री पॉइंट कब करने हैं। तो 6 7 हो गया ये, नीतीश कुमार रेड्डी एंड वो, एंड 8 पे विपराज निगम। ठीक है, तो अब 3 फास्ट बॉलर हमें पिक करने हैं, तो पहला फास्ट बॉलर मैं पिक करना चाहूंगा, ये जीटी के कौन से बॉलर है जो 150 की स्पीड पे डाल रहे हैं, उनका नाम थोड़ा सा याद दिलाएं मुझे, अशोक, आकाश। अशोक शर्मा, हाँ, अशोक शर्मा। अशोक शर्मा मुझे बहुत सही लगते हैं। अशोक शर्मा को मैं पिक करना चाहूंगा उस पोजीशन पे। बहुत अर्ली एंट्री आप करवा रहे हैं यार उनको। भाई, 150 के बॉलर इतनी जल्दी हाँ, मतलब मिलते 150 नहीं है। के बॉलर, और वो ऐसा नहीं लगते कि बहुत फ्रेजाइल बॉडी के, अच्छे बिल्ड हाँ। के लगते हैं मुझे। हाँ। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही फ्रेजाइल है, फ्रंट ऑन एक्शन भी है उनका। काइंड ऑफ देखते हैं, मतलब शायद वो करेंगे, टू अर्ली टू से, बट ठीक है। एक वो हो गए। नहीं, हाँ, तो 9 पे आपने रखा है इनको, मैं रखूंगा 10 पे आकिब नबीदर। हम्म। उनको अभी तक हमने देखा नहीं है, बट आई स्टिल वांट टू पिक हिम अहेड ऑफ मुकेश कुमार। मुकेश कुमार बहुत अच्छे लग रहे हैं।
ठीक है, बट आई जस्ट वांट टू पिक हिम बिकॉज ही कैन बैट एज वेल, राइट? तो नंबर 9 पे वो रहेंगे। एक फ्रंटलाइन स्पिनर भी चाहिए यार हमें। नीतीश कुमार रेड्डी एक बॉलर हो गए हमारे पास। ये हो गए, एक आकिब नबी हो गए। फिर यार 9-10 हो गया ना हमारे पास, एक और है। तो या तो आप फ्रंट लाइन स्पिनर रखोगे या तो आप फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर, ये दोनों में से कुछ एक ही रख सकते हो। और ये थोड़ी हल्की हो जा रही है बॉलिंग, दोनों ही इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं मुझे। अभी तो मैं वो सोच रहा था कि यार बहुत डेप्थ है हमारी इंडियन T20 में, बट थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक आई विल गो नटराजन, मतलब सॉरी आपका टर्न है शायद। हाँ नहीं, कैंडिडेट में नटराजन है, बट नटराजन मतलब एक एज अ लॉन्ग टर्म मतलब प्रोस्पेक्ट। अगर यॉर्कर बॉलर चाहिए मुझे हाँ, डेथ में डिफेंड डेथ करना है। बॉलर के लिए तो अच्छे हैं, बट एज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट शायद मैं ना देखूं उनको। तो अगर प्रसिद्ध मैं कृष्णा प्रसिद्ध है कृष्णा हमारे अभी पास। भी ऑलरेडी लेकिन टीम का हिस्सा है ऑलरेडी, तो क्या वो बी टीम का हिस्सा बनते हाँ, हैं? वो सेटअप में है, तो हाँ। हमने वो रखना है जो अभी सेटअप में नहीं थे। हम्म। प्रसिद्ध कृष्णा थे क्या, मतलब प्रसिद्ध नहीं थे कृष्णा यार मतलब वो इन T20। एंड अराउंड द टीम रहते ही हैं। हाँ हाँ, बट T20 वर्ल्ड कप में तो नहीं हाँ, थे। T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे। T20 वर्ल्ड कप में तो खैर सिराज भी हर्षित राणा की इंजरी के बाद ही आए। बट अगर तो सिराज सिराज को तो यार भूल गए हम लोग यार, सिराज पावर हाँ, प्ले बट में वही बॉलिंग उनको कौन करेगा? उनको ऐसे ही अगर हम बी टीम में कंसीडर थोड़ी करेंगे सिराज को। सिराज ऑलरेडी टीम का हिस्सा है, वो इन एंड अराउंड द टीम रहते हैं। तो कोई हम अरे ढूंढ तो रहे हैं यार कि इन इनमें। एंड अराउंड तो यशस्वी भी रहते हैं यार, रह चुके हैं मतलब ऐसा तो यार श्रेयस अय्यर भी इन एंड अराउंड रह चुके हैं, हमने अच्छा, रखा है उनको यार। तो वैसे यशस्वी आपने रह रखा चुके है इनको हैं। अभी, ये नहीं थे क्या इन एंड अराउंड आपके जो फिनिशर है, क्या नाम है उनका, जितेश? हाँ, जितेश थे इन एंड अराउंड, सही हाँ, बात इन है। एंड हाँ, तो उस अराउंड तरह थे से ना। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज को रखना मोहम्मद पड़ेगा। सिराज में से कोई भी आ सकता है उस जगह पे। हाँ, हाँ जी। तो ये और फ्रंट बनता लाइन है। स्पिनर में फिर अगर किसी को रखना पड़े इम्पैक्ट प्लेयर भी रख लेते हैं, आईपीएल की हम कंटेंट बना रहे, तो इम्पैक्ट प्लेयर में हमारे आ जाएंगे यूजी चहल। मेरे लिए ये- बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यार मुझे। मैं फिर से उनको देखना चाहता हूँ इस बार, मतलब इंडियन टीम में। आई थिंक ही इज वे बेटर देन वरुण एट द मोमेंट। एंड कुलदीप भी मुझे बहुत ज्यादा खास कॉन्फिडेंस देते नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है ना कि कुलदीप का थोड़ा सा फिटनेस इश्यूज लगते हैं मुझे। वो आते हैं, मतलब पहले अच्छा करते हैं, देन फिर टेपर ऑफ कर जाते हैं टूर्नामेंट में, बिकॉज ये उनके साथ हुआ है यार। मतलब ये 2023 वर्ल्ड कप में भी हुआ है यार, जब आफ्टर द पावर प्ले जब वो आए तो फिर बहुत इनफेक्टिव हो गए वो, मतलब क्योंकि तब तक उससे पहले तक इफेक्टिव लग रहे थे, बट टेपर ऑफ कर जाते सेमीफाइनल फाइनल तक आते आते। तो ये मुझे लगा कि मे बी चहल, हम्म, आई डोंट नो, लाइक दैट्स जस्ट माई ये, हाँ नहीं, क्योंकि ऐसे भी कुलदीप तो ऑलरेडी है ही उस चहल अच्छे टीम पिक में हैं, अपनी बट स्क्वाड में। लाइक सिंस हमारी टीम में ऑलरेडी विपराज निगम है, ऑलरेडी एक लेग स्पिनर हैं और उनका भी मतलब सिमिलर स्टाइल ऑफ बॉलिंग है। तो थोड़ा सा क्या हम किसी और एक हाँ, फिंगर कोई स्पिनर, फिंगर स्पिनर है नहीं हमारे पास, कोई फिंगर स्पिनर। साई किशोर को हम कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, साई किशोर अच्छी पिक है। आई थिंक एक अच्छी पिक है साई एशियन लेफ्ट गेम्स, आर्म। हाँ एशियन गेम्स वो हुआ था, उसमें वो खेले थे। आई थिंक इंडियन इंडियन मतलब काइंड ऑफ बी टीम ही कह सकते हैं जो उस टाइम खेली थी। आपको अगर याद हो, 2 साल या 3 साल पहले एक एशियन गेम्स हुए थे, उसमें एक हम्म, इंडिया की काइंड ऑफ एक बी टीम इन्होंने भेजी थी, तो उसमें थे साई किशोर। तो साई किशोर भी एक ऑप्शन है एज अ फिंगर स्पिनर। अच्छा, बिल्कुल। तो इसके साथ खत्म करते हैं ये पॉडकास्ट, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब द यूजुअल। और आपको जो टीम आपको लगता है, आप भी अपनी प्लेइंग 11 बना करके अपने हमारे कमेंट्स में डालिए, और हेल्प कीजिए चैनल को। थैंक यू।